भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999। लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी, सबसे अलग, समुद्र के ऊपर और नीचे नौसेना के साथ। सन 1971 जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वेस्ट पाकिस्तान की तानाशाही जड़ें पूर्व में हिलती दिख रही थी। बांग्ला राष्ट्रवादियों आंदोलनकारियों की बगावत जोरों पर थी। उनकी गुरिल्ला फौज मुक्ति वाहिनी से तिल मिलाई पाकिस्तानी हुकूमत ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। देखते देखते ढाका, चिटागोंग, सिलहट, खुलना और जैसोर की सड़कें लाल हो गईं। लाखों ईस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी मदद की उम्मीद के लिए भारत की सीमा में घुस आए। अब भारत पाकिस्तान के तेवर भी एक दूसरे पर सख्त होने लगे, लेकिन पाकिस्तान का रवैया साफ था। जिन बांग्ला भाषियों पर राष्ट्रवादी या उनके समर्थक होने का शक बनता, उन्हें पाकिस्तान सेना घरों में घुसकर मौत के घाट उतार रही थी। बात है 3 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला कर दिया। इस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की जानकारी दी और साथ ही युद्ध की घोषणा भी की। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम हिस्सों पर बमबारी की। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना से भी मुकाबला किया। अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी करके पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसी दौरान एक घटना और हुई जो इस प्रकार है। 3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे टूट गए। हजारों लोग जो रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर अपने घरों से बाहर निकल आए कि भूकंप आ गया है। कुछ लोगों ने देखा कि तट से कुछ दूरी पर यानी एक बड़ी लहर कई गज तक हवा में ऊपर उठी और फिर गिरकर समुद्र में समाती चली गई। बाद में जनरल JFR जैकब ने अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखा, 4 दिसंबर की सुबह पूरी नौसेना कमान के प्रमुख एडमिरल कृष्णन ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ मछुआरों को विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास एक पाकिस्तानी पनडुब्बी के अवशेष मिले हैं। उस समय विशाखापट्टनम पनडुब्बी ठिकाने के प्रमुख कैप्टन के सुब्रमण्यम अपनी किताब ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ में लिखते हैं कि 4 दिसंबर की सुबह जब हमने घटनास्थल का मुआयना किया तो हमें डूबी हुई पनडुब्बी का पता चला। हमने अपने गोताखोरों को समुद्र में उतारा तो पता चला कि पाकिस्तानी पनडुब्बी उथले पानी में डूबी हुई है। हमने अनुमान लगाया कि गाजी विशाखापट्टनम बंदरगाह में बारूदी सुरंग लगा रही थी, तभी उसकी ही लगाई हुई सुरंग में विस्फोट हुआ और पनडुब्बी बर्बाद हो गई। PNS गाजी वास्तव में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसका पुराना नाम USS डियाब्लो था। इसे 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। जब 1971 का युद्ध छिड़ा तो इस पनडुब्बी को भारत के एकमात्र विमानवाहक पोत INS विक्रांत को डुबोने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत को ये अंदाजा था, इसलिए तय किया गया कि विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये आभास होने दिया जाए कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। विशाखापट्टनम में खड़े एक पुराने विध्वंसक INS राजपूत से कहा गया कि वो विक्रांत के कॉल साइन इस्तेमाल करे और उसी रेडियो फ्रिक्वेंसियों पर खूब सारी रसद की मांग करे जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय पोत के लिए ज़रूरी होती है। INS विक्रांत पर 2500 सैनिक सवार थे। उनके लिए विशाखापट्टनम के बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सकें कि विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में खड़ा है। इस बीच विक्रांत को बहुत गोपनीय तरीके से अंडमान भेज दिया गया। पाकिस्तानी नौसेना ने गाजी को विक्रांत को डुबोने के लिए इस यकीन के साथ
विशाखापट्टनम रवाना किया कि विक्रांत वहां डेरा डाले हुए है। इससे पहले कि वहां गाजी कुछ कर पाती, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और ये पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। लेकिन एडमिरल कृष्णन अपनी किताब नो वे बट सरेंडर एन अकाउंट ऑफ इंडो पाकिस्तान वार इन द बे ऑफ बंगाल में इस घटना का एक दूसरा ही विवरण देते हैं। कृष्णन लिखते हैं, मैंने INS राजपूत के कमांडर को आदेश दिए कि वो जल्द से जल्द पोत में ईंधन भरवाए और बंदरगाह छोड़ दे। राजपूत ने 3 दिसंबर की आधी रात से कुछ समय पहले ही बंदरगाह छोड़ दिया। जैसे ही उसे समुद्र में कुछ हलचल दिखाई दी, उसने डेप्थ चार्ज किया और आगे बढ़ता चला गया। अगर एडमिरल कृष्णन की ये दलील सच मानी जाए तो एक संभावना बनती है कि राजपूत ने गाजी को डुबोया। दूसरी संभावना ये है कि गाजी अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंग पर से गुजर गई, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ। तीसरा अनुमान ये है कि जिन बारूदी सुरंगों को पनडुब्बी लेकर चल रही थी, उनमें अचानक विस्फोट हुआ और गाजी ने जल समाधि ले ली। चौथी बड़ी संभावना ये व्यक्त की गई कि पनडुब्बी में ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई, जिसकी वजह से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। गाजी के अवशेषों की जांच कर अधिकतर भारतीय अफसर और गोताखोर चौथी संभावना से अधिक सहमत दिखाई देते हैं। गाजी के मलबे की जांच करने वाले लोग बताते हैं कि गाजी का ढांचा बीच से टूटा था, न कि उस जगह से जहां टारपीडो रखे रहते हैं। अगर टारपीडो या बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ होता तो नुकसान पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में ज़्यादा होता। अगर गाजी अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंग से नष्ट हुई होती तो उसका बाहरी हिस्सा ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ होता। इसके अलावा गाजी के मैसेज लॉग बुक से जितने भी संदेश भेजे हुए थे, उनमें से अधिकतर में जिक्र था कि पनडुब्बी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है। KS सुब्रमण्यम लिखते हैं, संभवतः जब बनी हुई हाइड्रोजन गैस सभी सुरक्षा मानकों को पार कर गई तो एक ज़बरदस्त विस्फोटों की एक सीरीज शुरू हो गई, जिसने पनडुब्बी में रखे सभी हथियारों, बारूदी सुरंगों और टारपीडोज को अपनी चपेट में ले लिया। इस बात के सबूत बिल्कुल न के बराबर हैं कि भारतीय युद्धपोत INS राजपूत के डेप्थ चार्ज से गाजी डूबी हुई थी। इसकी पुष्टि करते हुए जनरल जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखते हैं, 4 दिसंबर को मेरे पास एडमिरल कृष्णन का ये पूछने के लिए फ़ोन आया कि मैंने दिल्ली को ये खबर तो नहीं की कि हमने गाजी को डुबो दिया है। मैंने कहा, मैंने ये सोचकर दिल्ली को नहीं बताया कि आपने पहले ही बता दिया होगा। उसे समुद्र के रसातल तक पहुंचा दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग से एक नया राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस तरह 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ और वह पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हार कबूल की थी और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के पास आत्मसमर्पण कर दिया था।